सो है गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जब क्लास 10 का जब अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले सब्जेक्ट विज्ञान का। इस वीडियो हम लोग विज्ञान का देखने वाले हैं और भी सब्जेक्ट का चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना। और लगातार तैयारी कराया जा रहा है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है आपका अक्टूबर महीने में लिया जाना है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ सबसे पहले देख लेते हैं। हम लोग 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान का सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं, किन किन चैप्टर से आपका पूछा जाना है। और मैं जो इस वीडियो में क्वेश्चन वो बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को दोनों बताने वाला हूँ। ठीक है, वो इन्हीं चैप्टर से आपका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, क्योंकि विज्ञान में आपका इन्हीं सब चैप्टर से पूछेगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और सेकंड चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। उसके बाद थर्ड है आपका प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, इन सभी चैप्टर को आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसके बाद आपका आता है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विद्युत। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर जिनसे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो चैनल के माध्यम से हमेशा लाया जा रहा है और आप लोग का एग्जाम का तैयारी बेहतरीन ढंग से कराया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के से भी शेयर कर देना। और आप चाहते हो कि पीडीएफ आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसे फॉलो कर लेकर हम लोग सारा का सारा पीडीएफ वहीं पर भेज देते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे भी फॉलो कर लेना। और दे दिया गया पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसे फॉलो करने के हम सारा का सारा जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले वहीं पे दे देगा, उसे फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न को। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 16 प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि किस पैटर्न पे आपका एग्जाम लेने वाला है इसका कोई अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। 10 ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे 2 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 2 क्वेश्चन हम लोग 3 मार्क्स का देखेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का देखेंगे। उसके बाद हम लोग 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 मार्क्स का देखेंगे। ठीक है, सॉरी 2 क्वेश्चन भी हम लोग 5 मार्क्स का भी 2 ही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। सारा का सारा क्वेश्चन समझा दिया जाएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और याद रखना है, जितने भी क्वेश्चन आप लोग कराया जा रहा है सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखना। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो देख लेते हम लोग सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन देखने वाले एमसीक्यू का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लिटमस विलियन का रंग लाल से नीला कर देता है। ठीक है, तो लाल से नीला बोल रहा है। ठीक है, तो लाल से नीला कौन करेगा यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगा, फिर एथेनोइक अम्ल करेगा, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल करेगा। तो एक चीज आप लोग याद रखना, लाल से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विलियन लिटमस विलियन का रंग लाल से नीला किया जाता है। लाल से जो नीला करता है आपका क्षार करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है, ये भी एथेनोइक अम्ल है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका एक क्षारीय विलयन है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। मानव शरीर में जब आपका इंसुलिन का स्राव होता है वो कहाँ से होता है। ऑप्शन दिया गया आपके पास, कम में दिया गया आपका अग्नाशय से। तो आप लोग ये इस चीज को भी याद रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बार बार जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, इसका अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को भी याद रखना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के दौरान नहीं बदलता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन जब होता है क्या नहीं बदलता आप लोग को बताना है। ठीक है, ऑप्शन के पास वेग, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति या फिर दिशा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि आवृत्ति जो है नहीं बदलता। कब, प्रकाश का जब अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब है जब प्रकाश एक माध्यम से आपका दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे कि हवा से मान लो पानी में जा रहा है, तब का क्या हो जाएगा, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो उस समय क्या नहीं बदलता, आपका आवृत्ति जो आपका नहीं बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में विभोजन होता है। ठीक है, विभोजन मतलब आपका टूटना। विभोजन का मतलब सिंपल से याद रखना आप लोग, टूटना होता है। तो हम लोग देख लेते हैं किसमें समीकरण जो है अभिक्रिया जो टूट रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, G+G, यानी कि यहाँ पे H2 और Cl2 जुट रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या संयोजन हो रहा है। जुटना का मतलब संयोजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग CaO+H2, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जुट रहा है। उसके बाद हमारा बन रहा है क्या, CaOH का होल 2, उसके बाद ठीक है, उसके बाद बन रहा है आपका
2FeSO4 जो कि टूट रहा है, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जोड़ नहीं रहा है। इसका कहने का साफ मतलब है कि आपका अभिकारक में कितने पदार्थ होना चाहिए, एक पदार्थ होना चाहिए, ठीक है, जो कि टूट करके कितने पदार्थ, एक से ज्यादा पदार्थ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझने इस चीज को, यहाँ पे बोल रहा था आपका विभोजन, अब विभोजन होता है, ठीक है, किसमें विभोजन हो रहा है, तो लोग बोल रहा है आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक ठो दिख रहा है, तीर के निशान यहाँ पे दिखना है, तीर के निशान की इधर कितना, एक ठो पदार्थ है, ठीक है, और टूट करके कितना, दो पदार्थों में टूट जा रहा है, ठीक है, दो पदार्थों में टूट रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे विभोजन हो रहा है, विभोजन मतलब टूट रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तीन पदार्थ में टूट रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो मानव नेत्र में प्रवेश करने प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, आपका जब क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि परितारिका क्या करता है, नियंत्रित करता है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का वह कौन सा भाग सूचना कोशिका से बाहर जाती है, वह है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का वह कौन भाग जिससे सूचना कोशिका से बाहर जाती है, यानी कि ऐसा भाग का नाम बताना है जिससे सूचना जो है कोशिका से बाहर जाती है। तंत्रिका कोशिका का ऐसा भाग का नाम बताना है, यानी कि न्यूरॉन का, जिससे सूचना कहाँ जाती है, कोशिका से बाहर जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास डेड्राइट साइटोन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, ऑप्शन नंबर ग है आपके पास एक्सोन, या फिर सिनेप्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि एक्सोन से आपका जो है सूचना जो है कोशिका से बाहर जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका विद्युत हीटर का तार निर्मित होता है, यानी कि जो विद्युत हीटर होता है जिससे हमारा क्या होता है, खाना बनता है, ठीक है, उसमें जो तार लगा होता है कुछ इस तरीके से, उसमें जो है हीटर में तार जो है किस चीज़ का बना होता है, तो किस चीज़ का बना होता है, ऑप्शन के पास तांबे तो तुरंत पिघल जाता है ना, एल्युमिनियम तो और भी ज़्यादा जल्दी पिघल जाएगा। अब अगर पिघल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक जो है काफ़ी अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा, आप लोगों को आगे बहुत कुछ मिलने वाला। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है, यानी कि वसा का जो पाचन होता है, जो आपका जब वसा को जो खा जाते हो आप लोग, ठीक है, उसका जो पाचन होता है उसमें सहायक एंजाइम कौन सा होता है, उसका जो पाचन होता है उसमें सहायक एंजाइम कौन सा होता है। तो इसमें जो सहायक एंजाइम होता है आप लोग सिंपल सा याद रखना, इसमें लाइपेज सहायक एंजाइम होता है। तो लोग इस चीज़ को भी याद रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, आपका SA1 एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट आपका था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है न्यूमेरिकल से, बहुत ज़्यादा बच्चे न्यूमेरिकल देख कर ही उसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तब लोग घबराने, काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है, आप लोग को ध्यान से देखना कि बोल क्या रहा है प्रश्न, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल क्या है, वायु में प्रकाश की चाल आपका सी है, ठीक है, सी है। किसी माध्यम में इसकी चाल 2c/3 हो जाए 3 है, इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपका वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पे सी दिया गया, ठीक है। और जब यही जब प्रकाश जब किसी माध्यम में जाता है तो उसका चाल क्या हो जाता है, 2c/3 हो जाता है, ठीक है। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक बोल रहा है। तब जब फार्मूला होता है आपका किस चीज़ का, अपवर्तनांक का जब आपका फार्मूला होता है अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक का जब आपका फार्मूला होता है जिसको कि n से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसको कि n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है आपका वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बट्टा होता है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से आपका फार्मूला होता है किसका, अपवर्तनांक का, ठीक है, अपवर्तनांक का। तो आगे बोलता है आपका वायु में प्रकाश की चाल, यहाँ पे देख सकते दिया गया, वायु में प्रकाश की चाल कितना है, सी है, वायु में प्रकाश की चाल कितने दिया, सी दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को देखो, किसी माध्यम में इसकी चाल कितना है, 2c/3 है, 2c/3 है। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बटा में आपका माध्यम में कितना दिया प्रकाश की चाल, माध्यम में आपका दिया गया 2c/3 दिया गया, ठीक है। तो आपको सिंपल से आपका इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आपके पास c/2c बटा में 3 है, ठीक है। क्या आपके पास c/2c/3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, यही हमारा अपवर्तनांक निकलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग 3 को ये ऊपर भेज देंगे, 3 को नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऊपर भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि जब आपका हर है, हर का ये क्या है, हर का ये बटा में है लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे c × 3 बटा में
टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम गुना मान लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, तो सी कट जाएगा आपका, सी कट जाएगा, तो क्या बता आपके पास 3/2 बचा, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। तो 3/2 का आप लोग क्या लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो, तो हाँ लिख सकते हो, ठीक है। 1.5 लिख सकते हो 2 से 3/3 को, ठीक है। तो लोग क्या हो जाएगा 1.5 जो आपका अपवर्तनांक का मान हो जाएगा, इस माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। उम्मीद करता है लोगों को समझ में आ गया हो, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ में आए तो दोबारा से देखो, इस क्वेश्चन का आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयुक्त विद्युत शक्ति का सूत्र है, यानी कि विद्युत बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट के द्वारा जो आपका उपभोग किया जाता है विद्युत शक्ति, उसका जो सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखना कि विद्युत शक्ति को जो डिनोट किया जाता है आपका पी से किया जाता है, किससे, विद्युत शक्ति को पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो पी बराबर आपका क्या होता है आपका, जब फिलामेंट द्वारा उपभोग किया जाता है विद्युत शक्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। P बराबर आई स्क्वायर आर। अब इस चीज़ को भी याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 2 नंबर का 2 प्रश्न होने वाला है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहता है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपका दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो जरूर करना, ताकि आपको हमेशा सबसे पहले सटीक अपडेट मिलता रहता है। आप लोग उसे भी फॉलो करना। तो हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका, उम्मीद है आप लोगों को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी किया होगा, आप लोगों को स्कूल में जब इसको पढ़ाया गया होगा था, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जरूर समीकरण को संतुलित किया होगा, लेकिन क्यों करते हैं यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए, ठीक है। इसी पे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी समझा देंगे। तो उत्तर यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा गया आपका, उत्तर यहाँ पे दिया गया आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया से बाद हमारा क्या होना चाहिए, द्रव्यमान जो है बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। क्योंकि द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो हमारा जब अभिक्रिया हो जाएगा तो इसके बाद भी हमारा जो द्रव्यमान पहले से था हमारा अभिक्रिया के बाद भी वही द्रव्यमान होना चाहिए। हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है। आगे बोलता है आपका इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान बनता है और न ही नष्ट होता है, यही चीज़ आपका बोल रहा है, ठीक है। अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर रहता है, ठीक है। तो अभिकारक यानी कि अभिक्रिया से पहले जो आपका पदार्थ होता है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। उत्पाद यानी कि अभिक्रिया के बाद जो आपका पदार्थ रहता है आपका, उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। इसका क्या होता है, द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। किस लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ गया, काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न था, ठीक है। अगर पूछेगा आपका तो 2 मार्क्स में पूछेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका मानव मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम लिखिए। मानव मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम लिखिए, ठीक है। तथा उनके मुख्य कार्यों को बताइए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उत्तर को कुछ इस तरीके से आपका लिखना है, ठीक है। मानव मस्तिष्क 2 मुख्य भाग एवं उनके कार्य, ठीक है। मानव मस्तिष्क के 2 मुख्य भाग एवं उनके कार्य, यहाँ पे के छूट गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी 2 मुख्य भाग को आप लोग उठा करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और आप लोग इस चीज़ को क्या करना है, कार्य को भी लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेरेबेलम को, जिसको कि हम लोग अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। तो इसको काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये सोचना, याद रखना, सीखना और शरीरीय गतिविधियों को नियंत्रित करना, ठीक है। इसका काम होता है, सेरेबेलम का काम होता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका सेरेबेलम यानी कि पश्च मस्तिष्क। इसका कार्य क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना और चलने फिरने में मदद करना। किसका काम होता है, सेरेबेलम का काम होता है। इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 नंबर के 2 प्रश्न को देख लेना, लघुत्तरीय प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना और आप हाइप भी जरूर कर देना। आप लोग वीडियो देखने से हाइप नहीं करते तो कमेंट के बगल में आपको हाइप करने का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग हाइप भी कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एक वीडियो पहुंच सके। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, आपको क्या बताना है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। काफ़ी आसान होता है, आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। मैं बताऊंगा, आप लोग समझ जाओगे। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें, ठीक है। तो देख रहे थे हम लोग इसके उत्तर को। उत्तर बोलता है आपका जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जब आपका श्वसन जो होता है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा मनुष्य में क्या होता है, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया
जैसे मनुष्य में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमारा जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए हमारा क्या होता है, मनुष्य में भी वायवीय श्वसन होता है। काफ़ी आसान प्रश्न था, इसका क्या करना था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो हमारा वायवीय हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हुआ तो हमारा अवायवीय हो जाएगा। यहाँ पे बोला है आपका जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, किसमें, एब्सेंट में होगा, ठीक है, यानी कि अनुपस्थिति में होती है, तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ईस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। क्या ईस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, उसमें क्या किया था, हवा भरा रहता है। आप लोग क्या बोलते हो कि हवा भरा हुआ पूरा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, हवा भरा रहता है। तो वही जो हवा होता है वही आपका क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ताकि वो क्या पदार्थ जो है उसमें चिप्स जैसे है चिप्स खराब ना हो। इसी वजह से यही भी हमें पूछ रहा है यहाँ पे, जो आपका क्या बोल रहा है, हवा जो आपका नाइट्रोजन क्यों भरा रहता है, यानी कि नाइट्रोजन से प्रभावित इसको क्यों किया था, चिप्स जो आपका होता है उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया था, आपका पूछ रहा है क्वेश्चन। काफ़ी आसान प्रश्न है, ठीक है। तो मैं उत्तर को बता रहा, आप लोग अच्छे से देखना, आप लोग समझ जाओगे। उत्तर बोलता है आपका नाइट्रोजन एवं प्रति ऑक्सीकारक है। नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, दूर रखता है पदार्थ से, ठीक है। प्रति ऑक्सीकारक कहने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन को दूर रखता है पदार्थ से, जो इन पदार्थों को उपचयित यानी कि ऑक्सीजन से लगने, यानी कि ऑक्सीकृत होने से बचाता है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाता है। ये कहने का क्या मतलब है, इन पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाता है, ठीक है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे पूछोगे आपकी विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता होता है क्या। सबसे पहले आप लोग देखो, चिप्स को आप लोग क्या करो, 2 दिन तक बाहर रख दो, वो क्या हो जाएगा, पूरा तरीके से खराब हो जाएगा, आप लोग उसे खाओगे भी नहीं, ठीक है। तो वही आपका क्या होगा, विकृत गंधिता हो गया, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होगी उस टाइम चिप्स की, वही आपका क्या हो गया, विकृत गंधिता हो गया, ठीक है। इस तरह वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं, ठीक है। किस तरह, नाइट्रोजन से जब प्रभावित किया जाता है तब, ठीक है। तो काफी आसान प्रश्न था, आप लोग कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 5 मार्क्स का 2 प्रश्न होने वाला है। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहता है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है, यानी कि कोई भी जीव होता है उसमें नियंत्रण होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, समन्वय होता है, कि तंत्र की आवश्यकता क्या होती है, आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पर देख सकते हो, आपका जीवों ने नियंत्रण एवं समन्वय का एक तंत्र विकसित कर लिया है। क्या किया है, जीवों ने क्या किया है, एक नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र विकसित कर लिया है। यहाँ पे पॉइंट कुछ दिया गया, इसे हम लोग रीड कर लेते हैं, आप लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यह शरीर की सभी प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है तथा इसकी पर्यावरण के हानिकारक परिवर्तनों से सुरक्षा करता है, ठीक है। यह शरीर के सभी प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है तथा इसकी पर्यावरण के हानिकारक परिवर्तनों से सुरक्षा करता है। कौन, नियंत्रण एवं समन्वय से क्या होता पता है, आसान हो पाता है। नेक्स्ट आपका था पॉइंट नंबर 2, यह ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। जो हमारा इच्छा के अनुसार जो गतियाँ होती है उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन, नियंत्रण में समन्वय से हमारा यह हो पाता है। नेक्स्ट आपका था 3 नंबर पॉइंट, यह अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, अनैच्छिक गतियों को भी नियंत्रित करता है। जो आपका गतियाँ हमेशा जो है आपका नियंत्रण में नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक गतियाँ बोलते हैं। जैसे कि आप आँख का जो आपका पलक जो झपकता है उसी को क्या बोला जाता है, अनैच्छिक क्रिया बोला जाता है, जो कि आपका कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका 4 नंबर पॉइंट आ जाता है आपका, यह जीवों को सोचने, विचारने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने, निर्णय लेने आदि की क्षमता प्रदान करता है। कौन, नियंत्रण एवं समन्वय से हमारा क्या पता है, आसान हो पाता है ये चीज़, ठीक है। बोल रहा है आपका यह जीवों को सोचने के, विचारने के, संश्लेषण करना यानी कि एनालिसिस करना, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेने आदि की क्षमता प्रदान करता है। कौन, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद आपका था 5 नंबर पॉइंट, यह जीवों को अधिकतम लाभ के लिए उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करने में सहायक है, ठीक है। यह जीवों को अधिकतम लाभ के लिए, जब आप लोग कोई भी काम करते हो ना, अधिकतम लाभ के लिए जो करते हो, और उसमें क्या होता है, उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करने में सहायक होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण देना दोनों का, तो संचारण और विकृत गंधिता। यहाँ पे विकृत गंधिता आ गया, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखोगे तो आप लोग आसानी से इसी को भी लिख सकते हो, जो क्योंकि मैंने बता दिया है। उसके बाद आपका संचारण नया शब्द है, मैं
इसे भी बता दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संचालन बोलता है जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह धीरे धीरे क्षरित होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संचालन कहा जाता है। कहने का मतलब है जो आपका रोड रखा जाता है, ठीक है, जो घर बनता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा रोड उसमें लगता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों तक, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है, क्योंकि वो क्या हुआ, वर्षा भी हो रही है तो उसी पर पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि वर्षा यानी कि आर्द्रता उसको मिल रही है, ठीक है, और उसके आसपास जो आपका आर्द्रता आ रहा है, यानी कि धातुओं की क्या आ रहा है? आर्द्रता आ रही है, पानी का जो आपका नमी आ रहा है वो भी क्या हो रहा है? उसके ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें क्या होता है? जंग लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? संचारण बोलते हैं। आप लोग काफ़ी आसान था, आप लोग का समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट में लेते हैं बी नंबर आपका विकृत गंधिता, तो जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। तब जैसे भी हम लोग देख लेते हैं लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना। तो जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लगता है ना, उसी तरीके से संचालित होता है चांदी, जिसके कारण उस पर क्या आ जाता है? काली रंग आ जाता है, ठीक है, काली परत आ जाता है। तांबे के ऊपर हरी परत आना, और तांबे के ऊपर कैसी परत आ जाती है? हरी परत आ जाती है, हरी परत आ जाती है, ठीक है, आदि संचालन के उदाहरण। नेक्स्ट हम लोग विकृत गंधिता को देख लेते हैं। विकृत गंधिता बोलता है आपका तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से पर अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, तो उपचयन के फलस्वरूप उसके स्वाद और गंध विकृत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? वो विकृत गंधिता कहलाते हैं, जो कि मैंने ऊपर आप लोगों को समझा रखा है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, कुछ अलग नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इसके हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं। खुले रखने पर समोसे का स्वाद और गंध बिगड़ जाना, ठीक है, क्या जब आप समोसे को ऐसे ही खुले रख दो तो उसका क्या हो जाएगा? समोसे का स्वाद जो है और गंध जो है क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो यही था आप लोगों का 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका AC1 के एग्जाम और आपका फाइनल एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोगों ने अंत तक देख लिया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को हाइप जरूर कर देना, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अगर अंत तक देखा तो आप लोग जरूर आप लोग का एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। और जितने भी वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है, उन सभी वीडियो को देखो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।